हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं 2024 का क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर, उसको डिस्कस करेंगे, साथ में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब है कि 2024 में सिलेबस रिड्यूस होने के बाद पहला ही पेपर था 2024, तो उसमें किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस में से 1 मार्क का, किस में से 2 का, किस में से 3 का, वो पूरी एनालिसिस करके मैंने ये लिखी है। पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 2024 का एक्स सीरीज, वाई सीरीज, जेड सीरीज तीनों को ही डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब है कि उसको जो क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पहले एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आपको तो पता है कि थोड़ा सा मैं बता देता हूं, सेक्शंस होती हैं हमारे पास। 2024 में सिलेबस रिड्यूस होने के बाद पहला ही पेपर था वो ABCD 4 सेक्शंस होती है टोटल। ए सेक्शन जो होती है इसमें MCQs आएंगे आपको। इस बार भी वही सोच लो, 2025 में भी वही सोच लो जो 2024 में था, कि जो पिछली बार था वो इस बार भी हमने 95% तो वही मानना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी जब हम करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के करते हैं। ठीक, तो 4 सेक्शंस होती हैं। ए सेक्शन में MCQs होते हैं 10। ठीक है, फिर बी सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सी सेक्शन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, डी सेक्शन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आर आता है, ठीक है, चॉइस होती है। तो ऐसे कुछ 4 सेक्शंस आपको दिखती हैं। अभी मैं आपको सारे पेपर दिखाऊंगा। तो देखो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से कैसे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। तो यहां मैंने लिखा है MCQ 1 मार्क का, जो यहां से 1 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देखो 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था और 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 7 मार्क्स यहां से। ठीक, नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में से 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स का एक पूछा गया था, 5 मार्क्स का एक पूछा गया था जिसमें आर था। ठीक, अब देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में 1 मार्क का एक, 1 मार्क मतलब MCQ एक पूछा गया था, 2 मार्क का एक पूछा गया था, 3 मार्क का एक पूछा गया था, टोटल 6 मार्क्स का यहां से पूछा गया था। केमिकल बॉन्डिंग में 1 मार्क के 2 पूछे गए थे, मतलब 2 MCQs यहां से आए थे 2024 में। 2 मार्क्स का एक पूछा गया था और 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां से। थर्मोडायनेमिक्स से 1 मार्क का एक पूछा गया था, 2 मार्क का भी एक ही पूछा गया था और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और टोटल 9 मार्क्स का यहां से पूछा था, यहां टोटल 7 मार्क्स का। अब देखो, इक्विलिब्रियम में से 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2 मार्क का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहां से, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये पूछा गया था। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन टोटल 4 नंबर का ही होता है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, एक 3 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से और हाइड्रोकार्बन में से यहां से लॉन्ग आंसर पूछे हुए हैं। देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसी को बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां से देखो, 1 मार्क का एक पूछा गया था, 2 मार्क्स का एक, 3 मार्क का भी एक, 5 मार्क्स का एक पूछा गया था जिसमें आर था, टोटल 11 मार्क्स यहां से। अब देखो, हाइड्रोकार्बन में 1 मार्क का एक, ठीक है, 2 मार्क्स का, 2 मार्क के 2 और 5 मार्क्स का एक, इसमें भी आर था। तो टोटल लॉन्ग आंसर टाइप जो है वो कहां से पूछे गए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक पूछा गया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक और हाइड्रोकार्बन से एक, 3 लॉन्ग आंसर थे, तो तीनों में ही चॉइस थी। तो ये एनालिसिस मैंने की है सिर्फ 2024 के पेपर की। क्यों? उसके पहले जितने भी पेपर हुए उनमें सिलेबस रिड्यूस नहीं था, आपको पता है 2024 में उसमें सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो इसलिए सिर्फ इसी को देख के ही हम बता सकते हैं कि इस बार भी ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेक्शन ए, इसमें चेंज हो सकता है, तो बाकी मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट जैसा यहां था 2024 में वैसा ही 2025 में ही आएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी एनालिसिस। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो, अगर आप इसको देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा। आपके सामने जो पेपर आएगा उसमें पहले MCQs आएंगे 10, ये याद रखना। ठीक है, तो हम अभी इस एनालिसिस को यहां से हटा देते हैं। एनालिसिस को हटाने के बाद हम चलते हैं एक्स सीरीज, वाई सीरीज और जेड सीरीज, तीनों को ही डिस्कस करते हैं। तो जो मेरे पास पेपर है वो सॉफ्ट जोन का है, ठीक है, एक्स वाई जेड सीरीज। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तो ये जो पेपर 2024 का था ये ऐसा था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इसमें फेल हो गए थे। तो इस पेपर को
हम बोलते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल था, जो पिछले पेपर आते थे उनसे थोड़ा सा ये मुश्किल था, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सारी मेहनत की हुई है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप जरूर पास होगे, अच्छे मार्क्स भी लोगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं, फिर चलते हैं एक्स सीरीज के पेपर के ऊपर। तो चलते हैं, अभी हम पेपर को चेक करते हैं कैसा पेपर आया था। तो यहां देखो, सबसे पहला पेज था ये एक्स सीरीज का, एक्स सीरीज है, देखो लिखा हुआ है 2024 एक्स सीरीज। तो इसमें जो चीजें लिखी हुई होती हैं पेपर में आपको पता है, ठीक है। तो इसका हम, इस पेज को तो कोई पढ़ता नहीं है, वैसे पढ़ लेना चाहिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। टोटल सेक्शन से लिखा हुआ है, टोटल 4 सेक्शन हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ये है वो है, ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। देखो ये एक्स सीरीज का पहली सेक्शन का ये पेज है पहला, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां से पूछा हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, मुश्किल हैं कि आसान है कि कैसे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, यहां लिखा हुआ है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर आपको दिख रहा है तो बेंजीन का पूछा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको मैंने भी पढ़ाया है, आपको आपके टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ C6H6 होता है, आपको पता है। तो ये इसको कैंसिल करो तो सिंपल रेशो में कन्वर्ट करो, CH आएगा। यही इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का, बताओ क्या यही होगा या कुछ और होगा। CH बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, 2024 में पूछा था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपसे ये हो गया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां ऑक्सीजन का नाम दिया हुआ है, चलो देखते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के 8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं ऐसे। तो देखो आपको पता है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मोल्स निकाले जाते हैं, तो पहले 8 ग्राम ऑक्सीजन में मोल्स निकालो, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए आपको पता है N इज इक्वल टू, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास होता है, मोलर मास होता है। तो मास कितना दिया है 8 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑक्सीजन का यहाँ कितना होगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, तो O2 32 होगा। 8 एक 8, 8 इंटू 4, 1/4 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। 8 ग्राम में 8 ग्राम ऑक्सीजन में 1/4 मोल्स आ जाएंगे। आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमें कितने मोल्स में निकालने हैं, 1/4 मोल्स में। तो 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1/4 का मतलब वही 8 ग्राम, 1/4 मोल्स में मॉलिक्यूल्स होंगे 1/4 मल्टीपल बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो यहां से इसको 6 मान लो, 2 to the 4, 3 to the 6, 3/2 कुछ आएगा, तो 2 1 the 2, 1 लगेगा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 5 to the 10, 1.5 या 1.4 वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो होगा इसका करेक्ट। इतने ही मॉलिक्यूल्स यहां आएंगे, ये आप निकालना तो आपको समझ आ जाएगा। देखो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से पूछा हुआ है, ठीक। अब देखो क्रोमियम एटम की, थर्ड क्वेश्चन देखो, क्रोमियम एटम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूछी है। तो आपको पता है, मैंने भी बहुत बार बताया और बाकी टीचर्स ने भी बताया, क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। दोनों की ही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्रोमियम की होती है आर्गोन 3d5 4s1, ठीक है। कॉपर की होती है आर्गोन 3d10 4s1। ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद रख लेनी है। 3d5 4s1 क्रोमियम की होगी तो टिक कर लो यहां। इसमें एक्सेप्शन होती है, होना चाहिए था एस में 2 लेकिन एस में 1 होता है, आपको पता होगा, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3d5 4s1 ए ऑप्शन, क्रोमियम वाला ए ऑप्शन, ठीक। अब देखो आगे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई वी करके डायगोनल रिलेशनशिप से पूछा है। आपको पता है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें डायगोनल रिलेशनशिप आता है। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन है। तो डायगोनल रिलेशनशिप कहां आता है, सेकंड और थर्ड पीरियड में। तो सेकंड पीरियड कौन सा होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सेकंड पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का। और थर्ड पीरियड होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो यहां से ऐसे कर लो, ये होता है, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहां क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, यहां पूछा हुआ है एल्युमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, एल्युमिनियम किस से रिलेटेड है डायगोनली, एल्युमिनियम इस बेरिलियम से रिलेटेड है। तो यही इसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी ने बोरॉन लिखा हुआ है, ठीक है।
तो BE इसका करेक्ट है। डायगोनल रिलेशनशिप जो है आपको करके जाना एग्जाम में, यहां से आ सकता है, हर एक सीरीज में डायगोनल रिलेशनशिप से पूछा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता है, तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट पेज चेक करें इसका, ये है इसका नेक्स्ट पेज। देखो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लिखा हुआ है कौन सा कंपाउंड यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। तो आपने भी पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनके साथ हाइड्रोजन होगा तो वही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी किसी के साथ ये नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास कंपाउंड लिखे हुए हैं उसमें नाइट्रोजन एक में ये डी ऑप्शन में, तो डी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, किसके साथ? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, तो ऊपर वाला भी केमिकल बॉन्डिंग से ही है, ठीक है। ऊपर वाला भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही आप पढ़ते हो। तो यहां पूछा हुआ है किस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में। तो यहां जो मॉलिक्यूल्स दिए हुए तो उनको आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो। एक दिया हुआ है BeF2, ठीक है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगी तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक। दूसरा दिया हुआ है BF3, तो BF3 जो होता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी, यही इसका आंसर होगा BF3, ठीक। बाकी देखो C2H2 में हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp3 होगी, ठीक। तो NH3 में हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी, BF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये आता होगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं। अब देखो आगे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स से पूछा हुआ है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसमें डेंसिटी यहाँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। 1 लीटर पानी की भी डेंसिटी सेम होगी, 10 लीटर की भी सेम होगी और 200 लीटर पानी की भी डेंसिटी सेम होगी, ठीक। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना VIII करके 8वें नंबर पे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन से पूछा है। और यहां जो है आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है। तो देखो यहां जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बोला गया है कि जो क्लोरीन है दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ठीक है। दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। और देखो बीच जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोनों क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए इसमें हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। इसमें वो आपने पढ़ा था पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वहां टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक होता है कि एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ता है, ये वहां से पूछा है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है CaOClCl ऐसे। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। यहां देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 चार्ज आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इस पे +1 आएगा। अब देखो कैल्शियम पे +1 आया तो इस तरफ -1 इंड्यूस हो जाएगा। अब देखो इस ऑक्सीजन पे -1 इंड्यूस हुआ तो इस क्लोरीन पे +1 आएगा। तो एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो इसमें जो ऑप्शन है +1 एंड -1 वाला है, ठीक। तो अगर आपने ऐसा कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा यहां से इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। पहला ऑप्शन देखो AlCl4-, ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। उसके बाद देखो NH3, सी ऑप्शन, NH3 के ऊपर लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले नहीं सकता, लोन पेयर डोनेट जरूर कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो CH3OH जो है डी ऑप्शन, इसमें भी O के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। लेकिन जो BCl3 है, BCl3 जो है हमारा, ये जो BCl3 है ये आपको पता है, ये BCl3 मॉलिक्यूल जो होता है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। इस बोरोन के साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, 3 Cl जुड़े हुए हैं। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में, बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन आउटरमोस्ट शेल में यहाँ 6, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। ये अभी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका मतलब यही BCl3 ही इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। यही इसका ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ से एरोमेटिक है। तो आपको पता है एरोमेटिक सीधा सीधा बेंजीन लिखा हुआ है इधर, सी ऑप्शन में बेंजीन एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से पूछा हुआ है।
हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से। तो मुझे उम्मीद है आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन इस पेपर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे क्योंकि थोड़ा सा ना अलग किस्म का पेपर आया था। ठीक है, तो इसी पेपर का नेक्स्ट पेज देखते। अब देखो ये सेक्शन बी है इसी पेपर की, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो आपको 1000 बार क्वेश्चन कराए वो यहां पूछे हुए। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ आर दे रिलेटेड। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है। आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है। देखो मैंने भी आपको बहुत बार बताया, कल जब मैंने आपको रिवाइज कराया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर, वहां बताया था कि ये चीज पूछी जाती है। देखो व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पूछा हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे एलिमेंट्स जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में इंटर हो उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी ऐसी होती है n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, ऐसे करके आपको दिख ही नहीं रही, यहां देखो n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, ये होती है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की। ठीक, यही पूछा हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओजोन O3 होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसी। ठीक, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये बॉन्ड यहां जा सकती है, तो ये डबल बॉन्ड O इधर और O ऐसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है। मतलब ऐसे आप देख लेना, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओजोन की बनानी है, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक, अच्छा अब देखो व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। नीचे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछा हुआ है, ओजोन मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे। ठीक, तो आगे पूछा है आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी होती है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ऐसे में लिख देता हूं, डेल्टा टी, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हो टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स से पूछा हुआ है। चलते हैं आगे। आगे पूछा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है, डिफाइन पीएच। तो पीएच आपको पता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है, ये आपको पता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ये होता है। आगे देखो बोला गया है पीएच निकालो और H3O प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, देखो H3O प्लस और H प्लस सेम ही चीज होती है। H3O प्लस और H प्लस सेम ही चीज होती है, आपको पता है, आपने उसमें पढ़ा होगा। कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हमें 2 इंटू 10⁻⁵ मोलर। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁵ मोलर, ये दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, आपको पीएच निकालनी है। तो मैं यहां निकालता हूं, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये दी है 2 इंटू 10⁻⁵, ये दी हुई है। तो इसमें लॉग के जो फार्मूलाज होते हैं वो सारे लग जाएंगे यहां। तो लॉग मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस को ऐसे ही रखो, लॉग 2 मल्टीपल प्लस में जाएगा, प्लस लॉग 10⁻⁵। तो नेक्स्ट जो लॉग का रिलेशन होता है वो यहां लग जाएगा। थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा साफ करके मैं आपको बताता हूं कैसे होगा ये। क्योंकि देखो बाकी सारे जितने भी सीरीज है ना, वाई और जेड, उन सीरीज में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिफरेंट हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये जो बी सेक्शन में थोड़े से डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो एक सीरीज को कंप्लीट करेंगे ना, हम सॉल्व करूंगा एक सीरीज को, तो बाकी सारे ही हो जाएंगे खुद ही। तो यहां देखो ये ऐसे होगा, तो इसमें लॉग का रिलेशन a मल्टीपल बाई b जो a प्लस बी के बराबर होता है, माइनस को ऐसे ही रहने दो, लॉग 2 आएगा, यहाँ लॉग m रेज टू पावर n है तो n लॉग m आएगा, तो -5 लॉग 10 ये आ जाएगा। आपको पता है लॉग 10 1 होता है, तो ये लॉग 10 कैंसिल ही हो जाएगा। ऐसे इस माइनस को अंदर मल्टीपल करेंगे, माइनस लॉग माइनस इंटू माइनस प्लस 5, ये लॉग कितना है 2। अब आएगा 5 माइनस लॉग 2,
log2 की वैल्यू यहां रखो, उसको 5 से माइनस करो, तो वो जो आएगा वही pH होगी, वही निकलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ था। अब देखो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम से पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अगर आप एसिड डालो या बेस डालो उसकी पीएच चेंज नहीं होती। इसकी एग्जांपल होती है जैसे ह्यूमंस के या जिंदा चीजों के अंदर जो ब्लड होता है, यूरिन होता है, ये बफर सोल्यूशन होते हैं। इनके अंदर आप एसिड डालो चाहे बेस डालो, हम चाहे एसिड खाएं या चाहे बेस खाएं, तो हमारी ब्लड की पीएच सेम ही रहती है 7.4 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल देनी है। बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल में आपको पता है कि बफर सॉल्यूशन में एक एसिड होता है और उसी का साल्ट होता है। जैसे देखो, अगर मैं एसिड लूं CH3COH, एसिटिक एसिड प्लस इसी का साल्ट CH3COONA, ये एक बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल हो गई। एसिड प्लस उसी का साल्ट या फिर बेस प्लस उसी बेस का साल्ट, ये इसकी एग्जांपल होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये आता होगा। तो बताओ यहां तक कुछ समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो आगे, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लगाने पे उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एक अलग फैमिली ऑफ कंपाउंड में चली जाती हैं। जैसे OH फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होगा तो मॉलिक्यूल जो होगा वो एल्कोहल बन जाएगा। CHO लगा होगा तो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O लगा होगा तो मॉलिक्यूल कीटोन बन जाएगा। COOH लगा होगा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यही पूछा हुआ है। आगे पूछा हुआ है फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखो। तो लिख दिया मैंने पहले ही, एल्कोहल का, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये, CHO ये। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप यहां से पूछा, बहुत आसान। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर कन्फर्मेशंस, ड्रॉ द सॉहार्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। ठीक है, कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? कन्फर्मेशंस क्या होती हैं देखो मैं बताता हूं आपको, मुझे थोड़ा सा यहां से साफ करना पड़ेगा। कन्फर्मेशंस क्या होती हैं बताओ जल्दी, आप ही बताओ। कन्फर्मेशन किस चैप्टर में आपने पढ़ा था, पहले ये बता दो। आपने एल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कन्फर्मेशंस। हाइड्रोकार्बन में एल्केन वाले पार्ट में आपके सिलेबस में था कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। ठीक है, वहां ही आपने पढ़ा था। तो कन्फर्मेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशंस। जो मॉलिक्यूल इथेन है उसकी कन्फर्मेशन है ना, तो इथेन मॉलिक्यूल कैसा होता है देख रहे हो? थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा सेट कर लेता हूं मैं कैमरा। ठीक है, अब सही है। 1 सेकेंड। ठीक, अब सेट है। देखो, कन्फर्मेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशंस। हमारा इथेन होता है ऐसा। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ये हमारा इथेन मॉलिक्यूल है, इसमें सिंगल बॉन्ड होती है ना। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो रोटेशन के बाद जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेगी उन सबको बोलते हैं कन्फर्मेशंस। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनेगी रोटेशन के बाद वो सारे के सारे आपस में आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको कन्फर्मर या कन्फर्मेशंस या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो देखो, दो एक्सट्रीम केसेस हम पढ़ते हैं, एक होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एक होता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो यहां पूछा हुआ है उनकी सॉहार्स्ट प्रोजेक्शन जो है वो बताओ। सॉहार्स्ट प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, इस इथेन को ऐसे बनाते हैं, ये सॉहार्स्ट प्रोजेक्शन है एक ये, और दूसरे में हम क्या करते हैं ये। ठीक है, ये आपको पता है अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने है तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं, देखो ये हाइड्रोजन इसके सामने, ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, और इसमें देखो ये हाइड्रोजन ऊपर है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग यहां इधर हाइड्रोजन नहीं है, इसका हाइड्रोजन इसके जो इधर था ये वाला ये उल्टा हो गया, इसके नीचे हो गया। तो इस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं स्टैगर्ड। इसकी बहुत डिटेल होती है जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, जो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। तो दोनों में से स्टेबल कौन सी होती है? ये स्टैगर्ड स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन से वो दूर दूर हो जाते हैं, रिपल्शन कम होती है, ये स्टैगर्ड स्टेबल होती है। यही दोनों कन्फर्मेशन होते हैं। तो यही दोनों ही आपको एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें न्यूमन प्रोजेक्शन भी होता है, तो वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें एक कार्बन को ऐसे दिखाते हैं और दूसरे कार्बन को ऐसे। ये आपको याद आ गया होगा। ठीक है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन ऐसे करके भी एग्जाम में आपको न्यूमन प्रोजेक्शन इस बार पूछा जा सकता है। पिछली बार सॉहार्स्ट प्रोजेक्शन पूछा था, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो कितना आसान पूछा हुआ है। तो ये हमारी बी सेक्शन थी। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो,
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऐसे क्वेश्चन से सारे स्टूडेंट्स डरते हैं। ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। 4 रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, आपको कंप्लीट करनी है। तो देखो इसको करके देखते हैं। तो इसको करने के लिए पहले इसको मैं साफ कर लेता हूं। ये जो रिएक्शंस दी है ना, ये रिएक्शंस आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर सीधी सीधी लिखी हुई हैं, बहुत सामने सामने दिखती हैं। ये पहली रिएक्शन बताओ कौन सी है? आपने एल्कीन्स की रिएक्शन पढ़ी होंगी। एल्कीन्स की रिएक्शंस में पहली रिएक्शन जो है ओजोनोलिसिस है। ये मैं नहीं कराऊंगा आपको, जल्दी जाके देखो। चलो करा देता हूं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पहली रिएक्शन ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन है, ठीक। इसको आपने कंप्लीट करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है हमारा, प्लस O3 है, आगे लिखा हुआ है ZN और H2O। ये जो रिएक्शन है ये ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन है। आपने इसमें पढ़ा होगा कि इस रिएक्शन में हम क्या कराते हैं, इस ऑक्सीजन को पहले ऐड कराते हैं ऐसे इस डबल बॉन्ड के अंदर। CH मैं यहां लिख रहा हूं, CH2 यहां लिख रहा हूं, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, ऐसे करके बॉन्ड बना के ऐसे करके हम ऐड कराते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम ZN लिखते हैं, तो ये जो है यहां से ब्रेक करा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो मैं लिख देता हूं यहां। एक तो बनेगा CH3, ये CH3 CHO CHO, एक ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHO, ऐसे आपने पढ़ा होगा ये। तो एक तो यहां हमारे पास रिलीज क्या होगा, माइनस ZNO, जिंक ऑक्साइड यहां से निकल जाएगा। ये ZN इस ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ नहीं आएगा, जिसने पढ़ा है उसके लिए ये CH2O है। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा प्लस HCHO, ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। ये डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, ठीक। ये रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये इसके प्रोडक्ट्स होंगे। कंप्लीट करते हैं जब, तो ऐसे करते हैं। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन जो है वो है हमारे पास CH2 प्लस H2O। ये रिएक्शन भी डायरेक्ट 313 पेज नंबर न्यू टेक्स्ट बुक के ऊपर ऑक्सीडेशन में लिखी हुई है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2O ऐड किया है, प्लस O है हमारे पास, प्लस आगे लिखा हुआ है डाइल्यूट KMnO4। तो इस रिएक्शन में जस्ट ऑक्सीडेशन होती है, एल्कीन की ऑक्सीडेशन होने पे ये वाटर ऐड हो जाता है ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स इसके, CH2 यहां OH यहां OH, ग्लाइकोल बन जाता है। ये वाला इसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यही प्रोडक्ट यहां बनता है इसका, ये टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। उसके बाद देखो C जो रिएक्शन है वो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन से है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस जो C रिएक्शन है हमारे पास, C वो वाली हमारी है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके सामने लिखा हुआ है NaNH2, ठीक है, और साथ में CH3Br दिया हुआ है, ऐसे करके ये रिएक्शन है, ठीक। तो इसमें देखो होगा क्या, ये हमारा एक बेस है, ये एक बेस है, ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसमें आपने एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन पढ़ा है, इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसको निकालेगा। इसको निकालने से होगा क्या, इसका काम खत्म हो जाएगा। जब इसको ये निकालेगा तो HC ऐसा बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां से H प्लस इसने निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये CH3Br दिया है, Br के ऊपर माइनस होगा, CH3 के ऊपर प्लस होगा, तो CH3 प्लस वाला जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट इसका बनेगा, ठीक है। और ये जो Br माइनस यहां से बचा ये वाला, और H प्लस जो यहां से निकाला था ये वाला, ये Br माइनस H प्लस को इससे ले लेगा और बना लेगा HBr प्लस HBr। ये हमारे पास रिएक्शन रहेगी। तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड भी कर सकती है। नेक्स्ट स्टेप में इस हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। कौन निकालेगा, यही बेस इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहां पर भी CH3 अटैक कर सकता है, लेकिन इतना भी आप करके आओगे, इतना भी काफी है, ठीक है। ये रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी टेक्स्ट बुक में सीधी सीधी दी हुई है, एडिशन ऑफ वाटर एल्काइंस में, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां, एल्काइंस की रिएक्शन है ये। नेक्स्ट तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर दिया हुआ है HgSO4 और H2SO4 ये दिया हुआ है, और साथ में H2O किया हुआ है ऐसे, ठीक। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। इस रिएक्शन को आपको देखो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या तो ये रीजेंट्स मिल सकते हैं, या फिर Hg2 प्लस और H प्लस ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्यों, क्योंकि SO4 दोनों में कॉमन है, H2SO4 H प्लस देगा, HgSO4 से Hg2 प्लस मिलेगा, तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर ये लिखा हुआ मिला तब भी वही करना है। तो है क्या, जस्ट ये वाटर की एडिशन है, इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वाटर की एडिशन करेंगे,
मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वाटर की एडिशन करेंगे तो आप ये सोचो कैसे होगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, डबल हो जाएगी, H यहाँ एज इट इज है। यहाँ वाटर की एडिशन करेंगे, एक तरफ OH ऐड होगा, एक तरफ H ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वाटर में H प्लस और OH माइनस होते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर वाटर बनता है, इधर ये ऐड हो जाएगा। इस रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, टाटोमेरिज्म हो जाएगा इसमें, कीटोइनोल टाटोमेरिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये इन है, ये ओल है, ये डबल बॉन्ड इसको इन बोलते हैं, ये ओल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन नहीं, गलत लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ना, OH वाला हाइड्रोजन ये इस कार्बन पे शिफ्ट कर दो बस, तो कुछ भी नहीं करना। ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पहले CH2 है, अब CH3 हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगी तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड C। ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगी तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और H, ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, यहाँ फाइनली CH3 CHO, ये एक एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये थी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स का पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सेक्शन C के ऊपर। तो बोलो, इतना कुछ समझ आया आपको? क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में? ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते तो बहुत खतरा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने सीखने अभी 4-5 दिन है। अब देखो सेक्शन सी, सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने 4 बार वीडियोस में कराया हुआ है। इसका फार्मूला आपको निकालना है, मतलब परसेंटेज दी हुई है, फार्मूला निकालना है। Fe2O3 आता है लास्ट पे बस, ठीक है। Fe2O3 इंपीरिकल फार्मूला, ये ऐसा मैं आपको वीडियोस बता दूंगा नीचे, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां भी मैंने कराया, ये नहीं मैं कराऊंगा, ये आप खुद करो, सब कुछ दिया हुआ है, आपको जस्ट परसेंटेज को फार्मूला में कन्वर्ट करना है, Fe2O3 आना चाहिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन जब मैं 9th पढ़ता था उस टाइम जो 11th के स्टूडेंट्स थे ना वो पढ़ा करते थे। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस देखो, पूछा हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होती है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? ऑर्बिट एक 2 डायमेंशनल स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होती है, ठीक है। ऑर्बिट को हम शेल बोल सकते हैं, मेन शेल को ऑर्बिट बोलते हैं, लेकिन ऑर्बिटल एक्चुअल में जो अंदर जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां होता है। ऐसे करके आप डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग वाला, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से पूछा हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी मैंने उस दिन कराया था वीडियो में, 2-3 दिन पहले जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला लेक्चर आया था उसमें कराया था। देखो यहाँ पहला जो ऑप्शन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज ज्यादा छोटा है, ठीक है। इसका रीजन होता है इसकी एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, नाइट्रोजन की एग्जैक्टली हाफ फील्ड आएगी, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेसर देन क्लोरीन, जो दूसरा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि इसका साइज छोटा है क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो जब फ्लोरीन के सामने इलेक्ट्रॉन आता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो फ्लोरीन के सामने जो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये आप देखना, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके लिंक को देखना, वहां भी आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पेज, नेक्स्ट पेज ये। अब देखो, ये जो क्वेश्चन से इनको कराने के लिए ना मुझे यहां से थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहां से, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहां क्या पूछा हुआ है, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाना आता है, ठीक है। मैं ये इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, ये आपको आता होगा। मॉलिक्यूलर, मैं आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूं। आपको पता है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाई जाती है? कैसे बनाई जाती है? देखो, कुछ ऐसी होती है, ऐसे करके आप देखते हो ना, यहाँ S इसका इसका ऐसे करके यहाँ एक आएगा, ऑर्बिटल यहाँ आएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ऐसे करके, ठीक है। ऐसे डायग्राम आती है ना, जैसे P में भी आप मिक्सिंग करा सकते हो। यहाँ जो है 3 कुछ यहाँ बनते हैं, कुछ यहाँ बनते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये सारा कुछ प्रोसेस वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, पूछा हुआ है
कि O2 मॉलिक्यूल की डायग्राम ड्रा करो और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो ये आप कर लोगे और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ये भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आप करना, अगर समझ नहीं आया तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां आप पूछ सकते हो। समझ क्या नहीं आएगा आपको आता ही है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये आपको आना चाहिए। कितना सिंपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना, बट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये होता है फर्स्ट लॉ। तो इसमें मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करना है। रिलेशन होता कैसा है, डेरिवेशन आपने पढ़ी होगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये डिराइव करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको आता होगा। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट पूछा है, डिफाइन एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। एंट्रोपी क्या होती है आपको पता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। फ्री एनर्जी जी जिसको बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। इन दोनों में रिलेशन भी पूछा हुआ है, तो रिलेशन ऐसा होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, मैं देखता हूं मुझे खुद भूल गया है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो रिलेशन होता है ये एंट्रोपी एस में और फ्री एनर्जी में रिलेशन है। इसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे डेल्टा जी, ये पिछली बार भी पूछा था, डेल्टा जी अगर लेस देन 1 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी अगर इज इक्वल टू 1 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब देखो आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पूछा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पूछा हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो आगे जो रिएक्शन पूछी हुई है उसमें बोला गया है कि आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताओ, ये जो नीचे स्पीशीज दी हुई है इनमें, तो एक मैं कराता हूं बाकी आप कर लेना, ठीक। नीचे रिएक्शन दी हुई है, बोला गया है कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ। और एक चीज मैं बोल देता हूं, ये जो पेपर मैंने लिए हैं jkbossonline.com से लिए हुए हैं, मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है, इसका क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है, ठीक, ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम आए। तो यहां जो रिएक्शंस दी हुई है, इन रिएक्शंस के अंदर आपने क्या करना है, बताना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई। तो मैं एक आपको कराता हूं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए इसके लिए, उसके बगैर कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। H2S प्लस O2 एक रिएक्शन जो है हमारे पास, H2S प्लस O2 यहां से बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, S प्लस H2O, S प्लस H2O, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, दिख रही है आपको, इसमें इसकी भी 0 है, ये आपको दिख रही है, इसमें इसकी होती है +1, तो सल्फर की निकाल लो, इसको X मान लो, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू यहां -2 आएगी, ठीक है। वाटर में इसकी -2 आएगी, इसकी +1, ठीक। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कहां हो रही है, -2 से 0 सल्फर की हो रही है, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो रही है यहाँ ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, इसकी, ठीक है। यहां देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, 0 से -2 जा रहा है ऑक्सीजन, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, यहां रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन इसकी हो रही है। तो ये ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल से पूछा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर से, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल से देखो पूछा क्या है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया वाली रिएक्शन है, N2 + 3H2 यहां से बन रहा है, इक्विलिब्रियम लगा के, इक्विलिब्रियम का साइन लगा के 2NH3 दिया हुआ है, और साथ में आगे डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है -92.38, -92.38। बोला गया है कि आपको यहां से मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन में चेंज कैसे करना पड़ेगा, टेम्परेचर में कैसे चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर में कैसे चेंज करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन में चेंज का मतलब है, अगर आपको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमें अमोनिया ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन में अगर हम इसकी कंसंट्रेशन या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अमोनिया मिलेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे किसकी, रिएक्टेंट्स की, तो अमोनिया मिलेगा। दूसरा है प्रेशर में क्या चेंज करना पड़ेगा, तो आपको पता है प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहां देखो टोटल मोल्स 4 है, यहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो जब हम इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, तो ये प्रेशर इंक्रीज करने से अमोनिया मैक्सिमम मिलेगा। अब देखो यहां ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
एक्सोथर्मिक है, माइनस में इसका डेल्टा एच है, एक्सोथर्मिक है तो हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। मतलब इस रिएक्शन में अमोनिया की मैक्सिमम परसेंटेज हमें अगर चाहिए, मैक्सिमम यील्ड चाहिए, तो कंसंट्रेशन इनकी बढ़ानी पड़ेगी, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तभी हमें मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया मिलेगा। ये पूछा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पूछा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। इनको यहां समझाना मुश्किल है, ये जस्ट मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। इनकी मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, अगर आपको नहीं आता आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में हम सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन करते हैं। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में दो लिक्विड्स की हम जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में हम कलर्स को सेपरेट करते हैं। ठीक, तो ये आप करना बहुत ही आसान पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेक्शन डी आ गई, तो इसमें देखो क्वांटम नंबर्स पूछे हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वांटम नंबर्स पूछे हुए हैं। देखो तो आगे बोला हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा कौन सा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा कौन सा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। चारों की सिग्निफिकेंस लिखनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबकी सिग्निफिकेंस लिखनी है। देखो आर में क्या पूछा हुआ है, बोर थ्योरी, बोर मॉडल। बोर मॉडल में एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पूछी है, एनर्जी की इक्वेशन। जो एनर्जी की इक्वेशन उसने दी थी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, वो -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ऐसा कुछ करके था, वो इसमें पूछा है। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो देखो कितना आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर कार्बोकेटाइंस एंड कार्बोएनाइंस, हाउ आर दे जनरेटेड, एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो आपने पढ़ा था, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, वहां से पूछा हुआ है। कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, जहां किसी मॉलिक्यूल में कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो। कार्बोएनाइन क्या होते हैं, जहां कहीं मॉलिक्यूल के ऊपर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो। कैसे जनरेट होते हैं, इनकी रिएक्शंस होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। की टाइप्स होती हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कार्बोएनाइन में उससे उल्टा होता है, 1 डिग्री कार्बोएनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो इसके आर में IUPAC नेमिंग पूछी हुई है, इसके आर में। तो IUPAC नेमिंग में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो एक फार्मूला आपने जो याद रखना होता है वो होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सुफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सुफिक्स लिखते हैं। ठीक, प्रीफिक्स में लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन से जो बाहर आता है सब्स्टिट्यूएंट, जैसे CH3 हो गया, इथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, आइडो हो गया, ये सारे यहां लिखे जाते हैं। अब देखो वर्ड रूट में क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट में लिखा जाता है मिथ, इथ, प्राप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ये सारा कुछ मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूं। एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्राप, ये सारा वर्ड रूट में लिखा जाता है। प्राइमरी सुफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको लिखा जाता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ऐसे करके। सेकेंडरी सुफिक्स में लिखा जाता है मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH है तो इसके लिए ओइक एसिड लिखा जाता है, OH के लिए OL लिखा जाता है, CHO के लिए AL लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O के लिए ON लिखा जाता है, ऐसे करके लिखे जाते हैं। ठीक, ये आपने यूज करना है। तो जब भी कभी नाम रखो, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना, उसके बाद वर्ड रूट लिखना, फिर प्राइमरी सुफिक्स लिखना, फिर सेकेंडरी सुफिक्स लिखना। अगर आपने ये सीक्वेंस नहीं रखा तो आप नाम नहीं लिख पाओगे। हम 2-3 के नाम लिख के यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है हमारा ये वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। ये तो देखो इसमें CN ग्रुप लगा हुआ है, CN ग्रुप साइनाइड ग्रुप है, आपको पता है। तो CN ग्रुप जो है ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, तो इसको मेन चेन में इंक्लूड करेंगे, यहां से नंबरिंग होगी। ठीक है, तो नंबरिंग होगी तो देखो कोई भी प्रीफिक्स यहां नहीं है, कोई भी चीज सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स है ही नहीं तो वर्ड रूट पहले लिखेंगे। प्रीफिक्स होगा तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, नहीं हो तो वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रॉप आता है यहाँ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब देखो उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, डबल है यहाँ तो कितनी पोजीशन पे है, 2 पे इन लगाएंगे। ठीक है, प्रॉप 2 इन। अब 1 पोजीशन पे CN लगा है तो 1 पोजीशन पे CN के लिए वर्ड नाइट्राइल यूज होता है इसके सुफिक्स में। जो ये फंक्शनल ग्रुप है CN, तो ये यहाँ सेकेंडरी सुफिक्स में लिखेंगे, इसके लिए नाइट्राइल यूज होता है, 1 नाइट्राइल। तो ये जो है हमारा इसका नाम आ जाएगा। ऐसे करके आप करना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखो बहुत ही आसान, CH3 CH2 CH CH3 COOH।
तो ये कंपाउंड है, इसका आपने नाम लिखना है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है इस ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, तो 2 मिथाइल, इसमें ये देखो इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो मिथाइल है, तो कितनी पोजीशन पे है 2, तो 2 मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल आएगा। अब देखो कितने कार्बन है, वोड रूट लिखना है, अब प्रीफिक्स लिख दिया, वोड रूट लिखना है, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट आएगा, ब्यूट। ठीक है, अब सारी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो ब्यूटेन आ जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, 1 पोजीशन पे ओइक एसिड है, तो 1 पे ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ ई है, यहाँ ओ है, दोनों ही वावल हैं, इस ई को काट देंगे, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ऐसे करके नाम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है, 5 मार्क्स में नोमेनक्लेचर पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ भी देखो नोमेनक्लेचर में ही क्वेश्चन यहाँ जो है, एक मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वो आपने पढ़ा होगा एल्कीन, ये वाला पूछा है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है, इसका नाम बताओ। इसका नाम जो है एक्सेप्शनल होता है, आपको पता है 2 किस्म की जो डबल बॉन्ड है 2 है, तो इसके लिए इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट लिखो, 4 कार्बन है, ब्यूट लगता है। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड 2 है, तो यहाँ ब्यूटा लगता है। अगर डबल बॉन्ड 2 हो या 3 हो या 4 हो किसी कंपाउंड में, मतलब एक ही जैसी बॉन्ड्स अगर 2 3 4 हो, डबल हो या ट्रिपल, ठीक है, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऐसे करके लिखता है ब्यूटा। तो नंबरिंग कहीं से भी दे दो, 1 2 3 4 1 3 1 3 डाइइन। ठीक है, इसको ब्यूटा डाइइन भी बोलते हैं, ब्यूटा 1 3 डाइइन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें CHO लगा है, तो इसका नाम रखना बहुत ही आसान है, CHO ऐसे करके लिखा हुआ है, तो नंबरिंग दे दो 1 2, तो 2 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वर्ड रूट पहले लिखेंगे, ये याद रखना है, प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो इथेन आएगा। 1 और 2 पोजीशन पे देखो ना, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सुफिक्स हो गया इन, अब सेकेंडरी सुफिक्स में CHO ग्रुप लगा है, आल लिखेंगे, 1 और 2 पे लगा है इथेन, इथेन 1 2 डाई आल, ये आ जाएगा इसका नाम। ठीक, तो नेक्स्ट जो है वो भी इसी CHO ग्रुप के बेस पे ही है, ऐसे दिया हुआ है CHO CH2 CH2 CHO, ऐसा कंपाउंड है। ठीक, तो नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, प्रीफिक्स है ही नहीं, तो वर्ड रूट लिखेंगे 4 कार्बन का ब्यूटेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ब्यूटेन 1 4 डाई ऑल, हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, 1 4 डाई ऑल, ऐसे करके आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो प्रिपरेशन दी हुई है ये एक्चुअल में बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है सच में। बोला क्या है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बना के पूछा है, लेकिन एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है। जैसे आपने पढ़ा होगा बेंजीन में क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, बेंजीन में क्लोरीनेशन पढ़ा है, बेंजीन में आपने नाइट्रेशन पढ़ा हुआ है, नाइट्रेशन पढ़ा हुआ है, बेंजीन में आपने सल्फोनेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, सल्फोनेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे एक बार इसको साफ करना पड़ेगा बोर्ड को, फिर मैं आपको दिखाता हूं। सल्फोनेशन चलो ऐसे ही कर लेते हैं, सल्फोनेशन पढ़ा हुआ है आपने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा हुआ है बेंजीन में, चलो साफ कर लेते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं। आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजीन में पड़ी हुई है रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत आसान होती हैं ये रिएक्शंस, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट चीजें सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं यहाँ। इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। तो यही रिएक्शन है ना बेंजीन की, सल्फोनेशन, उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और देखो 5th नंबर पे एक और भी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ये हमारा सब कुछ है। ठीक है, हमारा सब कुछ यही है। देखो, तो इसमें देखो पहला पूछा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेंजीन देनी पड़ेगी, बेंजीन को यहां लिखना पड़ेगा, तो बेंजीन के ऊपर हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरीनेशन मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन होती है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां से Cl जो है डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर ऐड हो जाता है, कहीं पे भी कर लो, यही क्लोरोबेंजीन होता है, यहां लगा दो, ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है
नाइट्रोबेंजीन बनाओ। नाइट्रोबेंजीन का मतलब होता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आपने कराई होगी, बेंजीन लेते हैं, ठीक है, इसकी नाइट्रेशन कराते हैं। नाइट्रेशन का मतलब होता है इसको HNO2 प्लस H2SO4 दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड लिए जाते हैं और यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में हमारे पास बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। यही हो गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक, नेक्स्ट है सल्फोनेशन कराओ। सल्फोनेशन कराने के लिए आपको पता है बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड का अटैक कराना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से बेंजीन रिंग के ऊपर HSO3 ग्रुप लग जाता है, कहीं पे भी लगा दो HSO3, ये हो जाता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी को ही बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन दी हुई है ना, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यही होता है। ये हमारी थर्ड है। फोर्थ है टोल्यूइन बनाओ। टोल्यूइन बनाने के लिए बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप ऐड करना पड़ता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन यूज होती है। तो बेंजीन के ऊपर हम क्या करते हैं, CH3 ग्रुप को ऐड कराते हैं। ये बेंजीन है, यहां हम CH3Cl लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, यहां प्रेजेंस किसकी लेनी पड़ती है, AlCl3 की। AlCl3 Cl को रिमूव करके CH3 प्लस जनरेट कराता है, वो CH3 प्लस जो है हम बेंजीन के ऊपर ये लगा देते हैं, इसी कंपाउंड को ही हम बोलते हैं टोलीन। तो ऐसे टोलीन प्रिपेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट में देखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाना है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाने के लिए यहां से कोई रिएक्शन यूज नहीं होती, बेंजीन की एक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखो ये बेंजीन है, इसमें अगर आप Cl2 की एडिशन कराओगे, ठीक है, तो यहां लिखोगे 3Cl2 की एडिशन कराओगे, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सारी ही डबल बॉन्ड्स यहां से ब्रेक हो जाती हैं इस केस में, तो हर जगह Cl ऐड हो जाता है। ठीक है, ये बेंजीन है हमारा कंपाउंड बेंजीन। ठीक, इसमें जब यूवी रिएक्शन, यूवी लाइट की प्रेजेंस में Cl2 की एडिशन होगी तो बेंजीन के ऊपर सारी बेंजीन की डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी, हर किसी के ऊपर हमारा Cl 6 क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेक्साक्लोरोबेंजीन, नहीं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये हमने बना दिया, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन से ये बनता है। इस बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गामा एक्सेन भी बोलते हैं, गामा एक्सेन ऐसे करके बोलते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन से ये प्रिपेयर होता है, ये पूछा हुआ था। ठीक है, बेंजीन की सारी रिएक्शंस पूछी। देखो आगे साथ में ये भी पूछा हुआ है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म भी करना है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मार्कोनी-काफ्स रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। मार्कोनी-काफ रूल जो होता है वो होता है जब हेलोजन एसिड्स एल्कीन में ऐड होते हैं तो उस टाइम नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन के ऊपर जाता है। ठीक है, तो वो वहां मार्कोनी-काफ रूल होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो मार्कोनी-काफ रूल का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr में यूज होता है, सिर्फ HBr में पेरोक्साइड यूज होता है। ठीक है, आप देखना, इसको पढ़ना, यही हमारा एक्स सीरीज था। ठीक है, इतना लेंथी हो गया एक्स सीरीज। ठीक, अब देखो हम इसको करते हैं साफ, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं वाई सीरीज। ठीक है, तो एक्स सीरीज में जो है वही वाई सीरीज में सिर्फ जो हमारे MCQs होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सारे का सारा सेम है। मुझे उम्मीद है आपको सारे का सारा पेपर समझ में आ रहा होगा। हटा दें इसको, फिर वाई सीरीज पे चलते हैं। अब देखो ये है हमारा वाई सीरीज, तो डायरेक्ट इसके पहले पेज पे तक देखते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन ए, तो ये है, इसमें पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O2, आप पढ़ लेना, आपको इंग्लिश तो आती है। CH2O2 ये दिया हुआ है, तो बोला गया है बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में एक रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फार्मूला जो दिया हुआ है हमारे पास CH2O2, ये रिलेशन होता है। तो N की वैल्यू पुट करके देख लो, N को 1 पुट करेंगे तो यही आएगा, N को 2 पुट करके देख लो, क्योंकि आपको पता है N एक नंबर होता है 1 2 3 एटसेट्रा। तो 2 पुट करके देखो क्या कोई ऑप्शन आ रहा है, तो अगर N को 2 पुट करें तो एक ऑप्शन C2H4O4 आ रहा है, तो क्या ये है कहीं, तो यही होगा इंपीरिकल फार्मूला। C2H4O कितना 4, C2H4O4 है कहीं, सी ऑप्शन है ना, तो यही है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है। तो अब देखो यहां एक चीज है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में यहां पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, कि इसमें क्या कितने कार्बन है। देखो मैं यहां आपको बताता हूं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में यहां ये एक कार्बन है ना, तो 1 मोल ही कार्बन का होगा। 1 मोल ऑफ
कार्बन एटम्स है, ठीक है। और क्या है इसमें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखो यहां एक लगाएंगे ना तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी 1 मोल है। ऑक्सीजन एटम्स का कितना मोल है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है इसमें, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम यहां है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स इस मॉलिक्यूल के अंदर हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन पहला ही करेक्ट है इसका, बाकी तो नहीं है। देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बी ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन के एटम यहां 2 मोल्स हैं, 2 इंटू 6.022, ठीक है। थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, देखो इतने मॉलिक्यूल्स तो यहां है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि 1 मोल दिया है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे जितने सी ऑप्शन में दिए वो नहीं होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन 3 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है नहीं, एटम कार्बन डाइऑक्साइड के एटम तो यहाँ 3 है नहीं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो कॉपर एटम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, जो मैंने आपको पहले ही बताई है पिछले में, ठीक है। तो 3d10 4s1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायगोनल रिलेशनशिप के बेस पे ही पूछा हुआ है, तो बताओ जरा इसका आंसर। अभी डायगोनल रिलेशनशिप आपको कराया था मैंने, किस किस पीरियड में होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, सेकंड पीरियड में और थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरोन का सिलिकॉन से, कार्बन का फास्फोरस से। तो डायगोनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा है, बोलो क्या है। लिथियम और मैग्नीशियम का ए ऑप्शन करेक्ट है, देखो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है, यही करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यह है इसका नेक्स्ट पेज। तो पूछा हुआ है HOH बॉन्ड एंगल कितना है पानी के अंदर, ठीक। HOH वाटर में आपको पता है, वाटर में ये वाटर की स्ट्रक्चर होती है, वाटर में यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है ये पूछा है। ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम होता है, टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री होता है, तो ये उससे थोड़ा सा कम, मतलब 104.5 डिग्री होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, तो आपको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, सीधा सीधा, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालनी है। NH3 का पूछा है, इनका स्ट्रक्चर आपको पता है ये ऐसा होता है, NH3 ऊपर एक लोन पेयर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो क्या यहाँ है ट्राइगोनल पिरामिडल या सिर्फ पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, सी ऑप्शन, ठीक। पूछा हुआ है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है उसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव बोलते हैं। तो अमाउंट पे प्रेशर तो एक्सटेंसिव है, कौन सा है बोलो। इस क्वेश्चन का आंसर आप दो मुझे जल्दी, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। मुझे लग रहा है कि इंथैल्पी होगी, ठीक है। इंथैल्पी जो होती है किस्म की एनर्जी होती है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, किसी किस्म की भी एनर्जी हो वो एक्सटेंसिव होता है, इंथैल्पी इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, आपने रूल्स में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स में पढ़ा होगा, -1 होता है। अब देखो नेक्स्ट है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से। तो न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा यहाँ दिख रहा है मुझे CN-, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो देखो CN- न्यूक्लियोफाइल है, H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनाइन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इन सब के ऊपर वाटर के ऊपर भी लोन पेयर, कार्बोनाइन के ऊपर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो BF3 जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि BF3 मैंने आपको बताया था अभी पीछे, BF3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिडिक हाइड्रोजन किस में होता है। तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन आपने पढ़ा, ये एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सिंपल आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में। तो एल्काइन में यहाँ एल्काइन कौन सा है, इथाइन, तो इथाइन में एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, एल्काइन को ही टिक करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये देखो ये तो वही चीज है, सेम वही जो पीछे वाला पेपर था, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पहले डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन देखो, डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना है। मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, ये क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना है जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, कितने ब्लॉक्स होते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4, उनके नाम दो, SPDF, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बाकी तो वही है, नहीं बाकी एक शेप्स पूछी हुई है XCF2 और SF6 की, XCF2 और SF6 की शेप, XEF2 और SF6 की शेप, इसमें VSEPR थ्योरी का यूज करना है, ठीक है। तो SF6 की शेप और इसकी कैसे निकालेंगे शेप आपको मैं बता देता हूं। देखो एक बार हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालनी पड़ती है इसमें,
तो जीनोन जो होता है इनकी outermost कॉन्फ़िगरेशन होती है S2P6, S2P6 होती है इनकी outermost। मैं जस्ट आपको शार्ट में बताऊंगा, ऐसे होती है, ठीक, XeF2 की, जीनोन की। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमें पता है इसमें d ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओ, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो यहाँ अब F इधर जुड़ जाएगा, F इधर जुड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी sp3d। तो 3 1 4 1 5 5 ऑर्बिटल है, 3 1 4 1 5 5 के लिए शेप हमारी होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल को कैसे बनाया जाता है, XC यहाँ रखो, ये होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। यहाँ 3 लोन पेयर है, 1 2 3, 3 लोन पेयर है, उनको यहाँ रखते हैं, तो FF इधर रखते हैं, तो लीनियर शेप हो जाएगी, XeF2 की लीनियर शेप हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता है ये शेप है, हाइब्रिडाइजेशन ये है, तो लीनियर शेप होती है। SF6 जो है इसकी मुझे लग रहा है कि ओक्टाहेड्रल शेप होगी, ऐसे करके आप निकालो, ठीक, ये आप करना बस। आगे वही है, व्हाट इज एन एडायबिटिक प्रोसेस। एडायबिटिक प्रोसेस कैसी होती है, जहां हीट चेंज नहीं होती, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो पीएच यहाँ वही क्वेश्चन है एग्जैक्ट जो पीछे किया, बफर सॉल्यूशन, फंक्शनल ग्रुप कंफर्मेशन, बाकी सब वही है। नेक्स्ट पेज पे चलो, ये देखो नेक्स्ट पेज पे भी वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम ही पेपर रिपीट है, ये भी पूरा पेपर वही रिपीट है, ये पूरा वही है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब हम ये जेड सीरीज देखते हैं, ये जेड सीरीज के एमसीक्यूज हैं, ठीक। तो जेड सीरीज में भी सिर्फ एमसीक्यूज ही डिफरेंट है, बाकी सब वही है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, वेपर डेंसिटी दी है गैस की 22, तो बोला गया है मॉलिक्यूलर मास बताओ। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 आंसर आएगा। देखो सी ऑप्शन। 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरा क्वेश्चन। 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ H2O, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले तो इसके मोल्स निकालो, वही सेम टू सेम मोल्स निकालो। मोल्स इज इक्वल टू होगा मास अपॉन मोलर मास, मास इसका 36 दिया है, मोलर मास इसका 18 होता है, तो 2 मोल्स आ जाएंगे। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 मोल मतलब 36 ग्राम में निकालने, मतलब 2 मोल्स में निकालने, तो 2 मोल में होंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये होंगे। 6 करेंगे तो जो आंसर आएगा 1.2 वाला, ठीक। तो आगे देखो Fe2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है, ये तो आप कर लोगे। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। और निकालना पहले S में से निकालना, ठीक। ये आप करो। मैं करा देता हूं, चलो। आयरन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 26 होता है, ठीक है। तो S2 D6 3D6 4S2 कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, ठीक है। तो Fe2 प्लस की बतानी है, तो S में से 2 निकाल दो, 3D6 4S0 अर्गोन 3D6 4S0, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका, ठीक। 3D6 4S0 कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप से ही पूछा है, डायगोनल रिलेशनशिप किस किस पीरियड में एग्जिस्ट करता है, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे चलते हैं, ये देखो बॉन्ड ऑर्डर N2 का निकालो। N2 का बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है N2 में कितनी बॉन्ड्स होती हैं, 3 बॉन्ड्स होती हैं, तो वही बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 ही इसका आंसर है, सी ऑप्शन। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड टू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, बोला गया है हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है 2 1 3 1 4 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। देखो sp3d की ज्योमेट्री अलग होती है, 3 4 5 नहीं, DsP2 नहीं, ये अलग है। DsP2 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो 4 ही है, एक sp3 होता है, sp3 की टेट्राहेड्रल, DsP2 की स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये याद रखना आ सकता है। अब देखो आगे पूछा हुआ है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, तो अमाउंट पे एनर्जीज डिपेंड करती हैं, तो इंटरनल एनर्जी ही हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की निकालो CrO5 में। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट सिंपली CrO5 लिखो, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इसको x मान लो, x 1 की -2 है, 5 की कितनी होगी -10, ठीक है। x -10 इज इक्वल टू 0, तो +10 हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसको चेक करना पड़ेगा। CrO5 +10 दी हुई है, +10 हो सकती है, एक बार चेक करना, इसमें देखना एक्सेप्शनल केस ना हो, इंटरनेट पे चेक करना CrO5 की, मुझे तो लग रहा है कि +10 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके ऊपर होते हैं उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले को फ्री रेडिकल, प्लस वाले को कार्बोकेटाइन, माइनस वाले को कार्बोएनाइन। ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल इसका आंसर है सी ऑप्शन। अब देखो हक्कल रूल के अंदर साइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिक कब होता है? जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई हो, तो यहां लिखा हुआ है 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो 6 पाई वाला ही आंसर होगा 4n+2। ये होता है ना हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो तो एरोमेटिक होता है। तो यहाँ 1 पुट करूंगा तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 पाई वाला क्या होता है? एरोमेटिक। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने नहीं कराए, उनको आप देखना। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। ये इसकी बी सेक्शन है जेड सीरीज की, नहीं ये तो वही आ गया एक्स सीरीज। इसकी बी सेक्शन में हो सकता है कुछ चेंजेस हो, अब मेरे पास था नहीं इसका पेपर, तो सेम ही होगा, सेम ही होगा, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं, बाकी तो वही है सेम, बाकी तो वही क्वेश्चंस हमारे रिपीट होने लग गए। ठीक है, तो ये हमने 2024 का पेपर डिस्कस कर लिया है। यूजुअली डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस एमसीक्यूज में ही होता है, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। 2 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं बस। तो मुझे उम्मीद है आपने ये पेपर की वीडियो देखी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ऐसा पेपर आ गया तो आप कर लोगे। ठीक, तो बाकी जो आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर बाकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो वीडियो मैं एग्जाम के रिलेटेड डाल दूंगा, कैसे जाके लिखना है, कैसे हेडिंग लिखनी है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, अच्छे से मेहनत करो। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान भी रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।